नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आधी आबादी की बार बार बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, नारी शक्ति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसके कथनी और करनी दोनों में बार बार अंतर सामने आता है, नजर आता है। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों ही सदनों में, चाहे स्पीकर लोकसभा हो या राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, उनका जो आचरण है, उनका जो रवैया है, उसे लेकर बार बार सवाल उठते हैं और बार बार टकराव के हालात पैदा होते हैं। आज फिर राज्यसभा में सभापति महोदय जगदीप धनखड़ साहब के रवैये को लेकर भारी हंगामा हुआ, जबरदस्त नोकझोंक के हालात पैदा हुए, टकराव की स्थिति बनी और बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसे स्थिति में पहुंच गई है। टकराव हुआ जया बच्चन और जगदीप धनखड़ साहब के बीच, और ये पहला मौका नहीं था। अगर हम पिछले एक पखवाड़े को उठाकर देखें तो ये तीसरा अवसर था जब एक ही बात को लेकर ऐसे हालात पैदा हुए और जया बच्चन की जो आपत्ति या जो उनका एक रंज था, दुख था, वो बार बार सदन में ये कह रही हैं, या इस बार का जो लोकसभा 18वीं लोकसभा के बाद से जब सत्र चलना शुरू हुए हैं कि उन्हें उनकी अपनी जो पहचान है वहां तक सीमित रहने दिया जाए। लेकिन आसंदी है जो बार बार कहती है कि जो नाम भरा जाता है आपके चुनाव लड़ते वक्त, उसी का संबोधन होता है। हालांकि बहुत बार हमने देखा है कि ऐसा निरंतर नहीं होता, अक्सर नहीं होता है, लेकिन यहां ऐसा निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि शायद जया बच्चन को उकसाने के लिए या कहीं उन्हें आक्रोशित करने के लिए तो आसंदी की ओर से बार बार इस तरीके का एक जो उनके नाम को लेकर स्थिति है वो पैदा तो नहीं हो रही। और आज भी यही हुआ। उनकी जो जया बच्चन की कहीं जो आपत्ति है या जो रंज है, दुख है, वो ये चाहती है कि उन्हें अपने नाम तक सीमित रहने दिया, उसमें अमिताभ बच्चन को ना जोड़ा जाए, अमिताभ ना लगाया जाए। और इसी को लेकर आज एक तीखी और भारी जबरदस्त नोकझोंक हुई और सदन का माहौल बेहद गरमाया, बेहद ऐसे हालात बने जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से निंदा प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के रवैये पर और विपक्ष ने वॉकआउट किया। तमाम नोकझोंक, तमाम टकराव, तमाम हालात जो हैं, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अपनी जो शाम 6 बजे की डिबेट हम ये नियमित करते हैं और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब, प्रदीप श्रीवास्तव साहब और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करने के पहले वो जो कुछ दृश्य थे आज के, और एक दृश्य कल का भी था, कल भी देश ने देखा था कि कैसे जगदीप धनखड़ साहब अपनी कुर्सी छोड़कर चले जा रहे थे। तो पहले हम देखते हैं आज वाले जो घटनाक्रम है उस पर, जया बच्चन वर्सेस जगदीप धनखड़ या सभापति, उसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद और आगे की बात। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sheet given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it.
You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. एक तो ये था, इसके बाद सदन के बाहर जो तेवर थे, जया बच्चन ने जिस तरीके से तेवर दिखाया, पूरे का पूरा उनके साथ विपक्ष खड़ा हुआ था। वॉकआउट के बाद का दृश्य है। सोनिया गांधी भी आपको पीछे अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। ये एक दृश्य था और एक हम कल का भी देखेंगे। कल भी इसी तरीके का उनका एक बर्ताव या व्यवहार था, कल भी जिसपे काफी एक पूरे का पूरा दृश्य उन्होंने खींचने की कोशिश की थी, वो भी देखिए। The house to take self-disciplined decisions. This house has presented in recent times, in spite of my best efforts, persuasion, patience, accessibility, pleading, prayer, requests, all have been taken not in the right spirit. Persuasion has been misunderstood as weakness. Supplementary number 3, I'm taking a time for a minute. Sorry, honorable members, I have to leave the House to take self-disciplined decisions. When a scene is created in the House, that it becomes epicenter of disruption for the entire nation, then it is our bounden duty to sometimes take tough decisions. I left my seat to introspect, having been witness to a spectacle which I found was unprecedented, indigestible, and I would be walking away from my oath if I do not take tough decisions. I called a meeting of the floor leaders at 1:30 p.m. today, and I would reflect to them all I have in mind with video evidence if they require. This House has presented in recent times, in spite of my best efforts, persuasion, patience, accessibility, pleading, prayer, requests, all have been taken not in the right spirit. Sublimity has been misunderstood as fragility. Persuasion has been misunderstood as weakness, and therefore I have thought about it.
अरुण जी, आप देखा आपने, अरुण जी मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। ये कि कल का दृश्य था जिसमें भारी भरकम शब्द और तमाम बातें करना, विपक्ष पे आक्षेप लगाना, और आज भी आपने सारा कुछ देख लिया। क्या कहिएगा, जया बच्चन कहाँ कुछ आपको गलत नजर आती हैं जो उनका आसंदी से आया कि, और फिर इसके बाद निंदा प्रस्ताव लाए हैं, और इधर से हो गया है कि अब हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कैसे पूरे मसले को देखिएगा, क्या बोलिएगा अरुण जी? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। संजीव जी, अभी कल की और आज की घटना पर बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जी जी। ये तो देखिए कि जगदीप धनखड़ हैं कौन, कहां से आए हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है। ये जनता दल के टिकट पे पहली बार लोकसभा आए थे 89 में, फिर चंद्रशेखर की कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। बीजेपी में आने से पहले कहां कहां थे वो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद इन्होंने क्या किया, लोग राज्यसभा की बात करने से पहले पिछले कुछ साल का देख लीजिए। आप याद करिए, बंगाल में महिलाओं का अपमान करना इनके स्वभाव का हिस्सा है। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का व्यवहार गवर्नर रहते हुए इन्होंने किया है वो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये चीज नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे उन लोगों को जो भाजपाई हैं उन्हें छोड़ के इनको क्यों आगे लाते, क्योंकि इन्हें पुरस्कार दिया गया था ममता बनर्जी के साथ जिन्होंने जो व्यवहार किया था। अब उसके बाद मोर लॉयल देन द किंग, तो ये खुद को आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक और भाजपा के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता से ज्यादा स्वामी भक्त होकर अपना काम कर रहे हैं। और ये जो बाद में जया बच्चन जी ने कहा कि कैसे शब्द, मुझे बहुत शर्म आती है जब देश की संसद, दोनों सदन, लोकसभा स्पीकर कहते हैं बैठ जाओ, हे बैठ जाओ। ये भाषा नहीं है। हमने संसद देखी है, संसद में बतौर पत्रकार हम लोग बरसों तक गए हैं। विनम्रता से बात करने वाले स्पीकर, अरे आप इनसे छोड़ दीजिए, पहली स्पीकर सुमित्रा महाजन को देख लीजिए कैसे चलता था, इससे पहले उपराष्ट्रपति थे उनको देखिए आप। क्या है, दरअसल इनको ये आदत पड़ी हुई है, जो आदत इन्होंने गवर्नर के तौर पर इनको प्रेशर मिला, ये जितना जो कुछ करते रहे उसको केंद्र सरकार ने संरक्षण देती रही, और उसके उस व्यवहार की ऑडिट करने या उसकी समीक्षा करने के बजाय उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। अब सदन के भीतर जो भाषा, कल आपको दुख हुआ और आप चले गए, पर आप किस तरह से बात कर रहे हैं। सही कह रही हैं जया बच्चन कि आप हेडमास्टर नहीं है, सब कलीग है। मूल बात यह है कि आज बीजेपी में जो लोग हैं सदन के भीतर, उनका आप व्यवहार देखिए। वो खासतौर पर वो लोग जो बीजेपी में बाद में आए हैं, मंत्री बन गए हैं, अन्य पदों पर हैं, उनको आप देखिए, वो किसी भी कीमत पर जाने को, किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। क्या कभी आपने राज्यसभा के या लोकसभा के भीतर राजनाथ सिंह को अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुना? नहीं किया। लेकिन इसी वजह से मंत्री बने बिहार के गिरिराज सिंह जो हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो एक दो तरह के लोग हैं, एक सदन के भीतर हर कुछ करने को तैयार है, किसी भी कदम तक जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, जया बच्चन ने जो कहा बॉडी लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात होती है, हमने तुमने सबने जीवन का बड़ा हिस्सा जी लिया है, आंख से समझ में आता है कि अगला आदमी बात क्या कर रहा है। बिल्कुल। और जब इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान की बात महिलाओं को लेके है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं, ऐसा सुनते सुनते हम और आप बड़े हुए हैं। लेकिन पहली बार पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि नारियों का अपमान लगातार जिस तरह से किया जा रहा है, सोनिया गांधी के लिए क्या नहीं क्या बोला गया। और इस दल के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल गए थे, दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये शब्द किसके मुंह से निकले? और यही चीज हो रही है, महिलाओं का अपमान। आप देखिए कितनी दुख होता है उसका जिक्र करते हुए। मेरा बस चले तो मैं इस्लामिक सजा दूं उन लोगों को जो कल उस लड़की के साथ हुआ, बेचारी जरा सी उससे उसको बाहर कर दिया गया, उसको लेकर के इस देश में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो उसको लेकर क्या टिप्पणियां कर रहे हैं। तो एक चरित्र बना है, और ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर नहीं गया है। ये शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की
जो जिस चीज को नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है पिछले 10 साल में, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के बाद उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये सोचते हैं, देखिए हो क्या रहा है, मोदी जी की पार्टी में मोदी जी की का संसदीय दल या उनकी पार्टी, उनकी टीम, कोई नहीं बोलता उनके सामने। तो जिन लोगों को पद मिल गए, लोकसभा अध्यक्ष आसंदी में बैठ जाते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि वो एक खड़ूस प्रिंसिपल है, जो चाहे सो कर लेंगे। ठीक वही आदत इनको आई है, और ये जिस तरह से चीजें की हैं इन्होंने। अब आप, जया बच्चन 2004 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा में पहुंची थी। मैंने उन्हें देखा है सदन में बोलते हुए। वो सिर्फ अभिनेत्री नहीं है। मैं एक समय था कि जब मजाक होता था कि जया, रेखा, हेमा सब सदन में थी, प्रदीप भाई भी देखे हैं। तो उस वक्त जब बात होती थी तो जया बच्चन का एक घटना हम लोगों ने देखी कि एक बसपा के सांसद आए नए नए राज्यसभा में, उन्होंने पहले दिन फटाफट तमाम तस्वीरें जया बच्चन की खींच ली। जया बच्चन ने उन्हें बुलाया, वहीं कहा कि इन्हें डिलीट करो। उस सदन में रेखा भी आई थी, तब भी इनका मजाक बनाने की कोशिश लोगों ने की थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं है। मुद्दे पर बात करती हैं, महिला मुद्दों पर बात करती हैं, गंभीरता से बात करती हैं, और कभी भी उनको कोई ये देख के नहीं कह सकता कि ये इस तरह सामान्य ढंग से आती जाती हैं। कोई नखरे नहीं है। हम कई बार बात की है उनसे, 2014 तक मैं कवर कर रहा था, तब तक मैंने देखा है। मूल बात यह है कि किसी महिला के अभिमान सम्मान को चोट, देखिए पिछली बार हुआ था, तब हरिवंश जी सदन में सभापति की कुर्सी पर थे, जया बच्चन जी ने उसका विरोध किया। उन्होंने विनम्रता से कहा कि लिखा हुआ है, और वो सही बात है कि ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं, तो जया किसी से कम नहीं है। और वो एक पत्रकार की बेटी है। उनके पिता श्रीमान तरुण कुमार भादुड़ी बहुत बड़े पत्रकार थे, और उन्होंने बहुत काम किया है। तो आत्मसम्मान हर महिला में होना चाहिए, और वो जया में है। कभी भी किसी भी मुद्दे पर वो किसी को भी नहीं बख्शती थी। अगर रास्ता चलते, जो आप, मैंने कई बार देखा है हेमा मालिनी जी को, उनके साथ किस तरह से बात कर रहे थे। रेखा तो बहुत कम आई, लेकिन मीडिया और दूसरे लोग सदन, संसद परिसर में घेरते थे। प्रदीप भाई भी इसको इंडोर्स करेंगे, और अनिल जी ने देखा है। लेकिन जया बच्चन के साथ कभी नहीं, कभी कोई हल्की बात नहीं। अब अगर आप, सब कुछ तो इशारों से ही होता है, कई बार तो होता है कि आप अपने भाव से बात कह देते हैं, और फिर अंग्रेजी बोल के डराने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात तो है, आसंदी पर बैठ जाने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी सदस्य को अपमानित करेंगे, और सही सवाल है। लेकिन अब बात वही आती है कि जया बच्चन को सिंगल आउट किया। आज विपक्ष उतना कमजोर नहीं जितना पहले होता था। नरेंद्र मोदी का नजरिया बदल रहा है, तरीका भी बदल रहा है। जब एक साथ 4 लड़के खड़े होते हैं, तो अपने आप भाजपाइयों की आवाज दबती है और उनका तरीका बदलता है। और एक और बात, महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू था, वो मैंने देख रहा था। उन्होंने कहा कि भाई 293 का बहुमत है, लेकिन उसमें से जो 53 है, वो तो वो थाली में हिस्सा खाने वाले हैं, तो वो 240, वो 240, 235 हम अब बराबरी पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इन सबका नजरिया, ये सत्तारूढ़ दल का महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, उसको आप देखिए। महुआ मोइत्रा को किस तरह सदन से बाहर करवाया इन्होंने। तो ये जो सुप्रीमेसी की एक जो मानसिकता से ग्रस्त है, नरेंद्र मोदी से लेकर और जितने पद पे बैठे लोग हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत छोटी सी बात है। अरुण सर थोड़ा संक्षिप्त में आप करिएगा, मैं बाकी एक दूसरे राउंड में आऊंगा। जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि आप बताइए, राष्ट्रपति की कुर्सी पर आपने एक महिला को बिठाया, और उसके बाद उन्हें संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति संकुचित दृष्टिकोण से ग्रसित है, और जगदीप धनखड़ अपने आप को, चूंकि वो दूसरे दलों से आए हैं, मूल भाजपाई नहीं है, खुद को जो है ना ज्यादा भाजपाई साबित करने की वजह के चक्कर में वो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि उन्होंने गलती की है, सब कैमरा दिखा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, आप सही करें। मैं इस बीच में स्वागत करूंगा, अनिल सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुधांशु कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप लोगों का। प्रदीप सर, आपके पास आता हूं। आपने पूरा का पूरा एक एपिसोड देख रहे हैं, और पहले भी हमने देखा है कि जो हम इसके पहले जो होता रहा 17वीं लोकसभा में हमने देखा, वो आसंदी का रवैया, खासकर अध्यक्ष जी का, और अब हम लगातार बाद में भी, अभी अब तो चूंकि
इतना ज्यादा विपक्ष में एक नंबर है तो थोड़ा सा भयभीत है, लेकिन फिर भी वो रवैया छोड़ते नहीं। जो जया बच्चन की जो एक पीड़ा है, ठीक है, अभी जो अरुण जी ने कहा, हम ये मानते हैं कि वो एक परंपरा परिपाटी है, लेकिन यदि कहीं कोई महिला चाहती है कि भाई उसके अगर उसके नाम से पुकार लिया जाए तो उसमें कौन सी एक तूफान आ जाने वाला है, या कि आप उनके नाम के साथ ही जोड़ा जाए, ये कहीं एक बौखलाहट चिड़चिड़ाहट कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा आप? संजीव जी अगर पूरा नाम से अगर पुकारना है तो गुजरातियों का और तमिलनाडु के जो सांसद आ रहे हैं उनका पूरा नाम लेने में 1 मिनट लग जाएगा सभापति को और स्पीकर साहब को। नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नरेंद्र मोदी जी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, तो कोई बुलाता है उस तरह उनको? या जहां बाप दादा का नाम जोड़ा जाता है तमिल साउथ में, उनके लंबे लंबे नाम होते हैं, उस नाम से कोई बुलाता है? तो ये तो फालतू बात है। दूसरे जो एरोगेंसी वाली बात कर रहे हैं, आप देखिए ये बात सही है कि एरोगेंसी, अनुराग ठाकुर ने जिसके जात का पता नहीं वो बात कर रहा है, इतनी बड़ी बात कह दी और प्रधानमंत्री ने उसको अप्रिशिएट किया जी, बाकायदे लिख के, फेसबुक में लिख के अप्रिशिएट किया। तो जगदीप धनखड़ जी का मन बिगड़ेगा ही, क्योंकि वो तो बंगाल में पहले ही देखा चुके थे। सवाल ये नहीं कि अभी आगे क्या होगा, निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। सवाल ये है कि ये जो परंपरा 10 साल से कायम स्पीकर को और उसको लेके हो रही है, और जिस तरह इन लोग बोल रहे हैं, अभी तक बोलने में जगदीप धनखड़ ने सबको माफ कर दिया है। वेंकैया नायडू भी इस तरह डांट के बोलते थे तो मुझे आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं भी 26 साल 27 साल पार्लियामेंट में रहा। जया बहादुर जी अक्सर लाती है टॉफी, चॉकलेट, एक स्पेशल चॉकलेट लाती है, तो कई बार उनके साथ बैठ के हम लोग सेंट्रल हॉल में चॉकलेट खाते थे। वो हैं थोड़ा गुस्सा वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार गर्मी अपनी दिखा चुकी है पार्लियामेंट, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, बहुत सज्जनता से कहा कि सर आपका टोन, और उनको क्यों खराब लेने का? हम लोग को जब सुनते हैं तो खराब लगता है, हमको आपको जो बाहर है, सदन के बाहर है, टीवी पे सुनते हैं, खराब लगता है। जिस तरह वो घनश्याम तिवारी का पक्ष लेके और एलओपी और इतने बड़े नेता को उन्होंने कल और आज भी लास्ट में जो बोले हैं, ये तो वॉकआउट के असली खेल तो तब हुआ जब ये वॉकआउट हो गया, उसके बाद जो ये बोले हैं। मैंने आज तक किसी सभापति को सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हुए पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिकरण करना सदन का, इस तरह आज तक मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं। जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा? मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। एक तो वो जो शब्द बोलते हैं कि आई नो हाउ टू डील, और यू आर सेलिब्रिटी, जो जिया ने कहा था कि उन्होंने कहा कि यू मे बी एनीबडी, यू मे बी सेलिब्रिटी। अरे वो 5 बार की सांसद हैं। बिल्कुल। और सुष्मिता सेन ने कहा, सुष्मिता सेन को जब बुलाया तो सुष्मिता सेन ने उनसे कहा कि सर वो सेलिब्रिटी के नाते यहाँ नहीं है, सेलिब्रिटी अक्षय कुमार या कोई भी पहुंच जाएगा अंदर, वो सांसद के नाते वहां पे। इतना तो सभापति के दिमाग में होना चाहिए कि जो यहाँ मौजूद है वो माननीय सांसद है, बिल्कुल माननीय सेलिब्रिटी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आई नो आई हैव माई ओन स्क्रिप्ट, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको जरा सा। मैं जानता हूं कि इन लोग किस तरह डिस्टेबलाइज कंट्री को, कुछ लोग किस तरह कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनके वॉकआउट करने के बाद। ये लोग केवल केओस पैदा करना चाहते हैं। ये वर्ड है सभापति के हाउस में, सत्तापति के हाथ से। 9 अगस्त 42 क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने कहा था, और ये पार्लियामेंट क्विट कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों से इनकी तुलना कर दी। यही नहीं कहा, उन्होंने कहा, अब देखिए असली पॉइंट, लग रहा था कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है या कोई मंत्री सत्ता के नीतियों का गुणगान कर रहा है। हम विकसित भारत बना रहे हैं, विश्व में हमारी पहचान हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। ये लोग इसे खत्म करना चाहते हैं। देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जो ये लिखा, देश ने ऐसा लीडर दिया जो लगातार तीसरी बार कार्यकाल में है। ये सभापति सदन के आसन से बोल रहा है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट,
चेयर पे बैठ के, क्योंकि चेयर पे वही नहीं बैठते, उनकी जगह पे कोई और आता है जो भी उसमें रहता है, तालिका में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। जिया ने सही कहा, हम सब एमपी हैं, लेकिन हमें, आप चेयर पे बैठे तो चेयर का आदर होता है, तो चेयर का दुरुपयोग आप मत करें। आप कह रहे हैं कि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं जो इस समय हो रहा है। उन्होंने वर्ड कहा कि अनप्रेसिडेंटेड। अरे कितना हम लोग हल्ला हंगामा सुने। उससे खतरनाक बात संजय जी एक कही इन लोग के बाहर निकलने के बाद, बगल में क्या हो रहा है लोग देख नहीं रहे हैं। कुछ लोग नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं कि ये देश भी डिस्टेबलाइज हो। इस पे उनको न माफी मांगना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी निंदा ही नहीं, उनके खिलाफ अविश्वास आना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, अगर ये शब्दों पे विपक्ष गौर करेगा। नहीं, उन्होंने कह दिया है, वो ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है कि नहीं, और ये भी कहा है जी कि हम देश, वहां से सदन से बोला है कि हम देशवासियों से अपील करते हैं कि इस तरह की सोच कर रखने वालों को, इस तरह के नैरेटिव बजाने वालों को वो समझें। अरे आप कर क्या रहे हो भाई? आप एक माननीय सदस्य कर रहे हो, एलओपी माननीय एलओपी कर रहे हो, और आप इन्हें देशद्रोही ठहरा रहे हो। बना एक तरह से देशद्रोही ठहराना है। आप बता रहे कि यहाँ वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लगातार तीसरी बार आया है, एक ऐसे, हाँ ये भी कहा कि एक ऐसा पीएम जिसका पूरा विश्व में छवि बन रही है। अब आप बताइए, ये अगर बीजेपी का एक सांसद कहता या मंत्री कहता तो मेरे गले से उतरता, मेरे दिमाग में उतरता। तो मेरे उतर ही नहीं रहा है कि ये कैसे, ये जो परंपरा चली है और इसका असर क्या हो रहा है। जगदीप धनखड़ आएंगे चले जाएंगे, ओम बिरला बैठे हैं चले जाएंगे, ये मोदी जी राहुल भी सब हिस्ट्री हो जाएगा आने वाले कल में। लेकिन ये जो बिगड़ रहा है कि आज लोकसभा में भी स्पीकर का जो हमला हो रहा है, उसे आप बहुत वो मत लीजिए, वो इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है। जी जी, जिस तरह बिगड़ के गौरव से लेके हर एक नए लौंडे बोल रहे हैं उनको, स्पीकर को, और स्पीकर जिससे गिड़गिड़ा रहे हैं, या सभापति जिस तरह भाषण दे रहे हैं लगातार, मेंबर कम बोल रहा है, इनका भाषण जब हो रहा है तो मैं देख रहा हूं कि अरे भाई आप संचालन करने के लिए हैं, आप अपने विचार बताने के लिए, अपनी महानता जताने, ये महानता जताने के लिए ये ज्यादा बोल रहे हैं, मेंबर कम बोल रहे हैं। तो ये चीजें जो हो रही है, ये निहायत ही अनप्रेसिडेंटेड ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष का व्यवहार, विपक्ष का हल्ला हंगामा अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। विपक्ष विरोध करता है, और विरोध क्या, उसने तो केवल यही कहा कि माफी के साथ आप अपने टोन में, क्योंकि बैठ जाइए, मैं निकाल दूंगा आपको। हम भी सुनते रह जाते। अब आप हम लोग को बोले अगर कोई वहां, तो हम लोग को बर्दाश्त, सेंट्रल हॉल में से कोई बोलता तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता, जबकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। लाखों, वो लोग 15 लाख 16 लाख के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की वजह से आप बैठे हुए यहाँ पे, और माननीय सदस्य बोलना पड़ता है आपको। ये सारा मिला के ये जो खेल हो रहा है बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इससे देखिए एक चीज और हुआ, जिनको अब इनकी हालत खराब होगी। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन इससे यूनाइट है, यहां तक कि जया भादुरी के पीछे सोनिया गांधी खड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तृणमूल कांग्रेस के लोग खड़े थे। ये पहली बार मैं देख रहा हूं सोनिया गांधी या कांग्रेस का कोई रहता है, राहुल गांधी, वो लीड करते हैं प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन जया भादुरी लीड कर रही थी और सोनिया गांधी उनकी बात को डिट्टो कर रही थी। ये जबरदस्त यूनिटी जो है, मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ एज ए इंडिया। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है बहुत ही खतरनाक हैं, और मुझे लगता है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, एंड तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सर, बहुत दीर्घ अनुभव आप तो लगातार देख रहे हैं, वो बात अपनी सम्मान की ही तो बात हो रही है। क्या हर्ज क्या है, क्या दिक्कत क्या है, यदि आप जो अभी प्रदीप जी ने भी बात कही कि किस किस का पूरा नाम ले रहे हैं, अभी हाल में आप पिछले 15 दिनों में तीसरा मौका है, ये बार बार उकसाने वाली कार्रवाई, क्या इसके पीछे मकसद कैसे, क्या देखिएगा, क्या आप पाएंगे, क्या? नहीं, देखिए क्या है, ये पॉलिटिकल है,
पॉलिटिकल ये है कि वो विपक्ष या जो संसद जिस तरह से चले, उन्होंने जो चलाया अभी तक, जो 10 साल में जो आपने अनुभव किए हैं कि सांसदों का कुछ नहीं सुनना है, और कोई मतलब अब जिस तरह से डिबेट, किसी मुद्दे पर डिबेट ही नहीं करना, पास करना। और पिछले बार तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मतलब रूलिंग पार्टी ने डिसरप्ट किया हो पार्लियामेंट को और सदन को, ये तो पहला था, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। वो ये काम विपक्ष का था, वो विपक्ष का काम लेकर के राहुल गांधी ने विदेश में भाषण किया, और वो किस तरह से था उसको लेकर के संसद इन्होंने चलने, जो उनका रवैया रहा है कि संसद या सांसदों की बात का कोई वैल्यू नहीं है, वो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाया वो अब अनएक्सेप्टेबल है। ये कोई इंडिविजुअल जो बातें आ रही है, वो इंडिविजुअल खाली बातें मत देखिए। मामला ये है कि विपक्ष जो स्टेटस या जिस पोजीशन में चाहता है, जो अपना अधिकार, ये 10 साल के बाद हुआ है। कि 10 साल तो इन्होंने मीडिया बाकी तरीकों से इस तरह किया हुआ था कि उनकी आवाज बंद करके रखी थी। और देखा नहीं आपने 145-43 कितने सांसदों को बाहर निकाल देना, वो इसी का था। लेकिन अब वो स्थिति में नहीं है, वो अब ये काम वो नहीं कर सकते, इसीलिए कि जो लेजिटिमेसी है जो गवर्नमेंट की, जिसको आप कहते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे, जिसको इकबाल कहते हैं, वो उनकी चली गई है। अगर ऐसा करते हैं तो लोग स्ट्रीट पर आ जाएंगे, तो इसीलिए अब वो उनको अब इतना आसान नहीं है। तो इसकी वजह से वो अब उसको कर नहीं रहे। तो अब ये काम लोग इस चेयर को दे दिया गया है, जो डिसरप्शन वो खुद नहीं कर सकते, वो गैग करने का काम उन्होंने अब वो दे दिया है चेयर को। अब वो चेयर उसको निष्ठा के तौर पर, क्योंकि जो निष्ठा अभिव्यक्त करने में मतलब कितना हमको मालूम नहीं बोलना चाहिए मीडिया में, वो जिस तरह की निष्ठा उन्होंने अभिव्यक्त की है वहाँ क्या कहते हैं बंगाल में, उससे तो ये कम ही है। वहां तो बकायदा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई लोकल कोई क्राइम का इशू या कहीं पर कुछ घटना हुई है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद पहुंच गए हैं। कई बार आदेश तो दिया ही है, जगह पर चले गए हैं, जो कि कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा कि गवर्नर का तो मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसका जो गेट के बाहर निकलना भी जो है, लाट साहब कहलाता था, लाट साहब। नहीं, गेट से बाहर निकलना भी बकायदा तय होता है, और गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसको पता होता है कि अभी वो भोजन करने के लिए बाहर जाएंगे किसी के साथ। ये मिनट टू मिनट जानकारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को होती है। और अगर उनका कोई प्रोग्राम लेना है तो उस प्रोग्राम लेने का पहले उसको ये क्लियरेंस लेना होता है, उसका इंटेलिजेंस क्लियरेंस लेना होता है कि ये संस्था सही है या नहीं, वो सब उनको गवर्नमेंट बताती है। तो ये सब स्थिति के बाद वो उन्होंने किस तरह से उसका भंग किया, जो फेडरलिज्म के जो नियम है, जो गवर्नर का जो पोस्ट का है, वो सब करके यहाँ आए। अब यहाँ भी ये दिक्कत है। ये जो भाषण अभी सुनाया प्रदीप जी ने, वो भाषण क्या है? वो भाषण मतलब बताइए, अगर ये सदन का नेता अगर देता, अगर जेपी नड्डा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और नहीं तो उनका कोई सांसद अगर देता तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब ये अगर इस तरह का भाषण देंगे तो आप समझिए कि इसका क्या होगा। मतलब कि सरकार से भी बढ़ के कर रहा है। यही काम लोकसभा में भी हो रहा है। लोकसभा में भी कई बार दिखाई देता है क्या कि वो बीजेपी के सांसद उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वही कोशिश करते हैं कि इनको रोक दिया जाए। तो ये अब चलेगा नहीं। और ये जो माफी मांगने वाली स्थिति है, ये अब समझ लीजिए कि पानी चला गया है ऊपर। अब इसको रोकने की स्थिति में वो नहीं है। और हम मुझको लग रहा है क्या कि ओवर मतलब ज्यादा अपना करने में उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब ये बहुत दिक्कत तलब है। 5 साल का सवाल है। अभी 5 साल ये चलाना है इस गवर्नमेंट को भी, और राज्यसभा तो चलती ही रहती है, लेकिन 5 साल तो इसको जितना दिन बचा हुआ चलाना है इनको। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। अब एक दिन भी चलाना मुश्किल है। और जिस तरह इन लोगों ने भी देख लिया है कि भाई जबकि रोज ये चल रहा है तो एक बार हो ही जाए फाइनल।
और ये जो यूनिटी आपको दिख रही है, ये यूनिटी सच में अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत बड़ी यूनिटी है। अब विपक्ष जो है ये कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ये बात तो बोलनी चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए था कि बांग्लादेश से आप सबक लीजिए, और ये जो है सो राष्ट्र उसको बता रहे हैं, मतलब चेयर बता रहा है। ये तो विपक्ष को बोलना चाहिए कि भाई अगर इस तरह का किससे सत्ता चलाओगे तो ये स्थिति भी आ सकती है। अनिल जी ये बता रहे हैं कि नैरेटिव इस तरह का बनाया जा रहा है, विपक्ष बना रहा है, मतलब देश को डिस्टेबलाइज करने का नैरेटिव बना रहा है। दैट इज वेरी डेंजरस। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो आप बांग्लादेश वाला में जो बात चली है, तो समझ लीजिए कि यही बात वो हसीना भी बोल रही थी, जो अपोजिशन। आप जो प्रतिरोध है उसको ये कह करके कि देश को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, अभी देश तो स्टेबल हो गया, हसीना डिस्टेबलाइज हो गई। ये बात आप समझिए कि देश तो जनता से होता है ना, उसको भी यही कह रही थी। जो लोग स्ट्रीट पर आए थे उसका जो किया उन्होंने, वो तो मतलब गोली चलाई है, सब तो जो किया तो किया ही, और उनको किस तरह से ब्रांड कर रही थी। और लास्ट मोमेंट तक यही है कि जैसे देश जो है वो उसका कंट्रोल, वो मतलब हमारा धरोहर, हमारी धरोहर है, ये नहीं चलता ना। इनको भी यही माइंडसेट में अभी तक है ये कि देश का मतलब बीजेपी और मोदी जी। अरे देश आपका नहीं है, देश पूरे यहाँ के लोगों का है। और ये नैरेटिव चलाने से, ये जो गोदी मीडिया वाले चलाते हैं, इससे नहीं चल पाएगा। अरे लोग इसको समझता नहीं है क्या? अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे और आप उसके बाद कहेंगे कि ये डिस्टेबलाइज करना चाहिए। कौन आदमी विश्वास करने वाला है, जो कि 10 बार रह चुका है, संसद में जीत करके आया है 9 बार, और उसको आप बता रहे हैं कि ये जो है डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सोनिया गांधी 10 साल सत्ता में रही, मतलब बाकायदा, और उसको आप कहेंगे क्या कि आप जो है तो ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये तो डिस्टेबलाइज। अरे वो 10 साल सरकार चला के वो लोग गए हैं, और कांग्रेस इतने साल सरकार चलाती रही है, उस पर ये कैसे होगा? अभी टीएमसी बंगाल में सरकार चला रही है कई साल से, और उसको आप बोलिएगा कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, कौन ये मानेगा? ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। ये नैरेटिव चल रहा था अभी तक गोदी मीडिया के सहारे, और वही उसी ये में मानसिकता में, उसी सिंड्रोम में अभी तक है। वो संभव नहीं है, और यही ओवर मतलब ये प्रॉब्लम हो गया। आप देख लीजिएगा कि राज्यसभा को चलाना कितना कठिन होगा उनके लिए, ये दिखाई देगा। या और वो झुकना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, और निष्ठा का भी सवाल है कि उनको अब वो लोग जो लोग जिनका वो प्रतिनिधित्व जिनके सहयोग से है वहाँ, उसके वो लोग उनको आप कितना बताता है, कितना दूर तक जाने के लिए, ये भी डिफिकल्ट है बहुत। मतलब ये स्थिति ऐसी आगे देखिए। एक वैलिड पॉइंट इसमें ये है, जया बच्चन किसी को भी अपना नाम कैसा हमको बुलाना है, ये उसको हक है कि हमको आप फलना चीज कह के बुलाइए। और आपको तो महाराष्ट्र इसका बेस्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र में लोग जो है एक दूसरे को नाना साहब, बाबा साहब, ये सब तरह का उपाधि देते हैं, और जो नाम वो आ जाता है बाहर में, जो कि ऑफिशियल नेम नहीं है, लेकिन जब उसको सदन में भी लोग बातचीत करते हैं तो उनको उसी नाम से पुकारते हैं। ये नहीं है क्या कि आपको मतलब आपका वो सम्मानजनक जो नाम है बाहर में, वो हम यहाँ नहीं पुकारेंगे, या जो नाम आप चाहते हैं नहीं पुकारेंगे। सम्मान का सवाल है ना, आपको हर एक सदस्य को देना, ये हक है जया बच्चन को कि किस तरह से उसको आप संबोधित करिए, और वो उसको आप उससे बेदखल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो सवाल अपना उठा रही है वैलिड है, गलत नहीं है। सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। जो अभी कहा कि जितने जो ब्लेम्स हैं, कुछ भी ब्लेम्स लगा देना और अपना जो अधिनायकवाद वाली बात है, वो एक शैली। और दूसरी चीज इसमें ये भी है, कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं जिस तरीके से विपक्ष एकजुट है, जो एकता दिखा रहा है, और वो नहीं कर रहा है हंगामे, नहीं कर रहा है वॉकआउट होता है तो वॉकआउट के बाद सदन में लौट आना। इसके पीछे मकसद कहीं ये तो नहीं कि किसी भी तरीके से उकसाया जाए और फिर जो कुछ करना चाहते थे, जैसे पहले होता था कि बिल धड़ाधड़ पास हो गए उस शोर शराब में, हंगामे में, या पूरे का पूरा विपक्ष बाहर हो गया, तो वो कहीं इसके पीछे मकसद तो नहीं दिखता है कि आप बार बार उकसाइए, और कहीं ना कहीं इतना उकसाइए कि वो आपा खो बैठे। क्या कहिएगा पूरे इस पे आप, सुधांशु जी? देखिए, एक तो क्या है ये ना, बहुत मतलब सामान्य घटना जैसा नहीं है कि आज जया बहादुर जी के साथ हो गया।
ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इन लोगों ने काफी पिछले दिनों में, और इसकी अब देश को समझना पड़ेगा कि आप जो कहते हैं ना कि जो वैचारिकी के स्तर पर किस तरह के लोग जो है आज सत्ता में बैठे। मेरी चिंता, जो आपका पॉइंट्स पे मैं आऊंगा क्योंकि आपने बहुत पहले वो करा है, लेकिन मैं कुछ चीजें जो अभी सर रिपोर्ट कर रहे थे, मैंने पूरा बयान उनका सुना जी। और जब मैं सुन रहा था तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिया गया बयान, वो एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा जी जी। और देखिए, और मैं आप बड़ी बहुत सिलेक्टिव होकर ये वर्ड्स चुन रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ भारत का कोई मंत्री बोल रहा, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा जी। क्योंकि प्रधानमंत्री से भी हम एक आशा रखते हैं कि उनको भी एक सीमा रखनी पड़ेगी कि भाई आप एक पार्टी के से द्वारा जरूर आए हो, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आपकी चिंता सबकी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय, किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी छूट है कि भाई वो अपने विपक्ष की लानत करे, वो कर सकता। तो मुझे तो पहला जो लगा, और मेरी मतलब आप जरा उसको एनालाइज करके तो देखिए, आप कह क्या रहे हो, आप पूरे विपक्ष को राष्ट्रद्रोही कह रहे हो जी, और कहाँ कह रहे हो, देश की राज्यसभा में कह रहे हो, तो क्यों नहीं मुझे तो लगता है कि तुरंत जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। आप कैसे पूरे, आप कह रहे हैं डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है, वो देश को खत्म करना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं स्पीकर होकर आप ये क्या हो, तो फिर उसके बाद डिबेट और डिस्कशन का स्कोप बच कहां गया। जब ये भारत का विपक्ष, राज्यसभा में बैठा हुआ विपक्ष अगर देश को डिस्टेबलाइज कर रहा है, फिर तो, और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, मैं कह दूं आप कह दें चलो वो चल जाता है, ठीक है, उसके ऊपर तो ठीक है, आप कौन हो, आप ये तो सोचो आप। और अगर मान लीजिए इसको हम अंतरराष्ट्रीय नजरिए से देखें, कल कोई अमेरिका का अखबार, कोई ब्रिटेन का अखबार इसको रिपोर्टिंग करेगा तो क्या लिखेगा कि भारत के राज्यसभा स्पीकर ने ये कहा कि भारत का विपक्ष जो है देशद्रोही है, ये तो कह रहे हो आप। डॉक्टर सुधांशु, एक चीज और उन्होंने राष्ट्र के नाम अपील की है सदन से कि वो ऐसे लोगों को समझें। जी, मैं वही आ रहा था सर, मैं अब नेक्स्ट स्टेप वही था। तो अब एक पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो बैठे हो, हमारे लोकसभा में क्या कार्रवाई हो रही है, हमारी राज्यसभा में क्या कार्रवाई, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर है ना, तो वो देख रही है, वो कर रही है, और किस तरह से रिपोर्टिंग करी, मैंने एक उदाहरण दिया। फिर आप कह रहे हो, मैंने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी, भाई ये अपील तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकते हैं ना, कि आप जो है देखिए जी फलाने विपक्ष के ऊपर नजर, जनता इनको समझे, ये अपील अगर देश के राष्ट्रपति आज ये अपील करने लगे तो कैसा लगेगा हमें। तो आप तो खुद ही अपना सम्मान खो रहे हो। आप देखिए, सम्मान, और सम्मान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश के लोकतंत्र का सम्मान खत्म हो रहा है। ये हमारी चिंता, हम सबकी चिंता का विषय, और जिसके ऊपर सवाल होने ही चाहिए। और विपक्ष को, मुझे लगता है कि इस समय ये वक्त, ये टाइम है जो कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। सेकंड, जो आपने कहा, देखिए क्या हुआ है, कल वक्फ बोर्ड का लॉ आया, इनको सेलेक्ट कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा है, जेपीसी को भेजा है, वो भी एक नई चीज है कि भाई अभी तक तो सारे बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाते थे, अभी इन्होंने जेपीसी को भेजा। अब एक चीज तो क्लियर है, जो आपने कहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको जैसे आप ये कह रहे थे कि भाई देखिए आज के दिन, ये जब अनिल जी कह रहे थे कि भाई बाहर कर दो, या शायद आप ही कह रहे थे कि उनको उकसाव और वो बाहर चले जाएंगे, आज बाहर जाएंगे ही नहीं ना। देखिए 2019 वाली लोकसभा की स्थिति अलग थी जी। आज आप कोई बिल आप बड़े आसानी से पास करा ही नहीं सकते, और राज्यसभा में तो बिल्कुल नहीं करा सकते। राज्यसभा से बिल पास करा लेंगे, कैसे करा लेंगे, अगर राज्यसभा में बिल पास करा लेते तो हो सकता था कल लोकसभा में इनका स्टैंड अलग होता। उनको पता है कि भाई अगर हम यहाँ ले भी लिए तो लोग राज्यसभा में जाके हम फंस जाएंगे। तो राज्यसभा में तो आज ये अल्पमत में है, बहुमत में है ही नहीं, तो वो चक्कर तो इनको है, इनको पता है कि वो नहीं होना। मुझे एक और चीज की शंका लग रही है, क्योंकि कल से मैं ये चीजें सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वक्फ बोर्ड वाले बिल के ऊपर इतना स्पष्ट था, और नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली रही है कि भैया वो हार मानना पसंद नहीं करता जो व्यक्ति, वो लोकसभा में बिल लेकर आया क्यों, जब उसको पता था कि मुझे इसको जो है जेपीसी को या सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ेगा, वो लेकर क्यों आया। तो कहीं ऐसी तो नहीं है कि कोई ऐसी तैयारी चल रही है कि साल भर बाद, 6 महीने बाद कोई बीच में चुनाव कराने की तैयारी, और उसके लिए एक जो है भाव भंगिमा बनाई जा रही है। और ये मुद्दा जो उनका हिंदू मुस्लिम प्रेम है, उसको कहीं उकेरने की कोशिश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं, आप सोचिए ना, मुझे लग रहा है, जैसे मान लीजिए कल
जेडीयू है या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, कल वो अपना समर्थन अगर वापस लेती है तो उसको लेने के लिए ये सारे सिचुएशंस आए, क्योंकि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट का एंगल यहीं पर है। यही एक आप सोचिए ना कि ये सरकार पहला बिल लेकर आ रही है 2024 के बाद, ये 18वीं लोकसभा में, और कौन सा बिल लेकर आ रही है जहां पर उसके एलाय के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। सबसे पहला बिल वो लेकर आ रहे हैं, एलाय के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना है। तो हो सकता है कि कोई इनके मन में कोई एक समीकरण चल रहा हो कि क्या ऐसा है, और उस समीकरण से जुड़ा हुआ ये बयान आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री कहे उसको जनता ना स्वीकार करे, हो सकता है नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे वो जो जनता स्वीकार ना करे, भाई विपक्ष सारा नकारा है, विपक्ष जो है देश तोड़ना चाहता है, विपक्ष देश को बांग्लादेश बनाना चाहता है, ये प्रधानमंत्री जी कहें और जेपी नड्डा जी कहें तो शायद देश की जनता ना माने। लेकिन लोकसभा स्पीकर कहें, क्योंकि उनके अभी तक उनको ये लगता है कि भाई एक न्यूट्रल सी छवि तो होती है लोकसभा स्पीकर की और राज्यसभा सभापति की, तो शायद ये वजह हो कि ये सारे बयान उनके तरफ से लाए जा रहे हैं। तो आप ये क्योंकि देखिए इनके ये इतनी आसानी से 240 सीट के बीच की जो छटपटाहट है कि भैया मुझे पार्लियामेंट में भी सुनना पड़ रहा है, दोनों तरफ लोकसभा और राज्यसभा में, उनके लिए इतना आसान नहीं है सुन ले, और वो सुन रहे हैं, और आज उनकी एक मजबूरी है। और तीसरी चीज, एज ए गवर्नर उन्होंने क्या किया अनिल जी ने बताया, उस पर तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और जब पूरा देश ये चाहता था कि, और गवर्नर के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई है, कमेटियां बनी है, गवर्नर की भूमिका तय की गई, उसमें किसी फ्रेम में तो ये आते नहीं, ये तो सबको पता है। एक चीज जो महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर सबका ध्यान गया, और मैं भी उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जया बच्चन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं और मीडिया उनसे ये सवाल पूछता है कि आगे का स्टेप क्या होगा, आप याद करिए सर ने जरूर सुना होगा क्योंकि इन्होंने भी पूरा, तो जया बच्चन अपनी तरफ से कोई बयान नहीं कहती, वो ये कहती है कि मैं क्यों बताऊं, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन बताएगा आपको। लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है और वो समाजवादी पार्टी की है। तो आपको क्या लगता है, और वहां पर राहुल गांधी जब अपने भाषण में बार बार कह रहे हैं कि ये इंडिया ब्लॉक कह रहा है, राहुल गांधी नहीं कह रहा है, एज ए इंडिविजुअल राहुल गांधी का मतलब मत समझना, एज ए इंडिया ब्लॉक में कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था तो हमारी उस पर आपत्ति होगी, तो वो इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और वो जो इंडिया ब्लॉक का स्ट्रक्चर है आज वो इस तरीके से, क्योंकि देखिए इनके पास कोई स्कोप निकल कर नहीं आ रहा कि इनमें ये जो 236-33 लोग बने हुए हैं आज के दिन इंडिया ब्लॉक के अंदर, उसमें से किसी पार्टी के अंदर ये प्रवेश कर पाए, उनके अंदर कोई छेड़छाड़ कर पाए, उनको तोड़ पाए, ये इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। ये लगातार, ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ये मानकर चलो जिस तरीके से सरकारें चली हैं तो वो कोशिश जरूर कर, तो कोशिश करने के बाद इनको क्या है, इनको जो है असफलताएं मिल रही हैं, इनको लग रहा है कि हम लाख कोशिश कर ले, हम इस जो चट्टानी एकता एक तरह से विपक्ष की बनी हुई है उसको वो तोड़ नहीं पा रहे। तो अगर चट्टानी एकता को नहीं तोड़ेंगे तो आज के दिन आप बताइए ना राज्यसभा से कौन सा बिल पास करा लेंगे, कौन सा बिल इनका पास होता है। तो इसका मतलब सरकार चुनी जाएगी, सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन लोकसभा से इनका कोई बिल पास नहीं होगा। और उसमें भी जब खास करके वाईएसआर वाले और इधर उड़ीसा वाले दोनों, बीजेडी और वाईएसआर का भी स्टैंड लगभग तय है, और वो तो एग्रेसिव है, वक्फ बोर्ड पे आप देखिए वो एग्रेसिव है। और ये भी कल जो देखने को मिला कि वाईएसआर कांग्रेस ने मजबूर किया है टीडीपी को कि आप जो है इसके खिलाफ जाइए। शुरू में नहीं था, वाईएसआर कांग्रेस ने स्टैंड लिया, और मुझे लगता है टीडीपी की मजबूरी बनी होगी कि अगर वाईएसआर ले रहा है जो उनका एक वोट बैंक है वो खिसक जाए। तो वो चीजें तो राज्यसभा में, भले ही वो लोकसभा में कम हो गई है वाईएसआर और बीजेडी, लेकिन राज्यसभा में तो बहुत मजबूत है आज के दिन भी। उनके पास बहुत, एक के पास 10 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरे के पास भी लगभग उसी तरह के। तो राज्यसभा में तो इनकी स्थिति बहुत कमजोर है। और देखिए एक चीज जो इम्पोर्टेंट क्या है, संविधान हत्या दिवस, आज उन्होंने ये भी कहा है, ठीक है सरकार का फैसला है, अब हत्या का भी दिवस मनाया जाता है, शायद मुझे लगता है कहीं विश्व में होता हुआ, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो बता दें कि भाई किसी की हत्या का भी दिवस मनाया जाता है। तो ये तो भाई मतलब जन्म का दिवस मनाया जाता था, और भारतीय संस्कृति जिसकी बड़ी ये दुहाई देते हैं, तो वहां पर परिनिर्वाण कहते थे, परिनिर्वाण दिवस मनाया, हमारे बाबा साहब हैं उनका हम लोग परिनिर्वाण दिवस मनाते। ये पहली मतलब भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े ठेकेदार जो है हत्या दिवस मना, और उस हत्या दिवस के को लेकर आप एज ए लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति के रूप में आप कहीं पर वक्तव्य देने के लिए बुलाए जाते, उस या कोई सेमिनार में आप जाते, तब वहां पर शायद अगर कुछ इमरजेंसी को लेकर आपको पूरा हक है, सबको हक है, इमरजेंसी में कुछ चीजें गलत हुई है उसके ऊपर आप क्रिटिक्स कर सकते हैं।
लेकिन आप कहां पर बोल रहे हो और किस दौरान बोल रहे हो, वो तो देखा जाएगा ना। आप विपक्ष को जब ब्लेम करो, आप मुझे एक चीज बताइए, एक चीज हम बाइफरकेट करते हैं, इमरजेंसी किसने लगाई थी? इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी। जया बच्चन की पार्टी ने संचित करिएगा। मैं एक टिप्पणी और लूंगा, करिए। हाँ, आप करिएगा, मैं एक टिप्पणी एक और लूंगा। मैं लास्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जया बच्चन जी की पार्टी ने तो इमरजेंसी नहीं लगाई थी। आप पूरे विपक्ष को इमरजेंसी से जोड़ दोगे, पूरे विपक्ष को जोड़ दो, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस ने लगाई, कांग्रेस ने माफी मांगी, इस पे एक बार नहीं 25 बार माफी मांग ली कांग्रेस ने। गलतियां हुई, जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उसी इंदिरा गांधी ने उस इमरजेंसी को हटाया भी। तो चलो वो हो गया। आप एज ए राज्यसभा में बैठकर सभापति होते उन चीजों को आप दोहरा रहे हो। आज का क्या मतलब था? आज उस चीज को मनाने का क्या मतलब, बताने का क्या मतलब था? आप पूरे अपोजिशन को उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? तो ये तो दिखा रहे हैं ना कि भाई आप कहीं न कहीं जो आपकी भूमिका है उसको आप क्रॉस कर रहे हो, और उस क्रॉस करने में आपका क्या हो रहा है वो उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं टिप्पणी कर सकते, लेकिन इस देश का और इस देश के लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, इस पे तो हम लोगों को आपत्ति है। और जी बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, बड़ी मार्के की बात एक सुधांशु जी कर रहे हैं कि इसके पीछे जो कहीं जो है उकसाने वाली, जो उसमें कनेक्ट किया, वो जो कल बिल की पहला बिल जो आया है इसको, और साथ में जो बार बार आसंदी का है, दोनों तरफ दिखता है कि आप आइए, और वो जो जिसपे बड़ी गंभीर आपत्ति है, वो तीखी एक उनकी टिप्पणी थी कि आप चैम्बर में आ जाइए। क्यों नहीं हाउस, जो सदन के भीतर ही चीजों को पटाक्षेप या उसकी जवाब वहां क्यों नहीं आ पा रहे? सभी से मैं चाहूंगा आप जो जिसपे मूल आपत्ति है। जी संजीव जी, मैं इसको दूसरी तरफ ले चलता हूं। जिस व्यक्ति की अगुवाई में पिछले 10-11 साल से देश चल रहा है, अनिल जी ने भी जो बात कही, ये परंपरा लाया कौन? आप याद कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है आज तक, न देश में न विदेश में। हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, सदन में विपक्षी सांसदों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन खुद को विक्टिम गाली देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। राहुल गांधी पर अरबों रुपया खर्च किया उन्होंने, उनको डिफेम करने, उन्हें पप्पू बताने में, और किसी ने नहीं किया। और जो लेटेस्ट उसका उदाहरण है, जब अनुराग ठाकुर, जिनके पिताजी लिखते हैं धूमल और वो लिखते हैं ठाकुर, वो दूसरे की जात पूछ रहे हैं, उनके बयान को नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया और बढ़ाया, इससे साबित हो रहा है कि असली कर्ता धर्ता कौन है। ये सारे खेल याद करिए, किसी ने आज तक कोई एक बयान दिखा दीजिए जो कोई भी विपक्ष का नेता नरेंद्र मोदी की मां के बारे में कोई बात कर रहा हो या उनके पिता के बारे में कोई बात कर रहा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर बार मेरी मां को गाली दी गई, मेरे बाप को गाली दी गई। ये आदमी खुद जो काम कर रहा था और खट से आड़ लेता था कि मुझे गाली दी गई। तो यही परंपरा, ऊपर से अब मैसेज ये है, क्योंकि गाली तो देश की जनता ने दी है 240 पे लाके, अब वहां सदन में औकात नहीं बची कि आप उठा के फेंक दो, क्योंकि अगर 240 आपके हैं तो 235 उनके हैं, कोई कमजोर नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि जो आईएएस और ब्यूरोक्रेसी के मंत्री अफसर बने हैं, वो सदन में आपका बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरी जिंदगी में गाली देने की आदत नहीं है, लिखते हैं वो फाइलों पे। अब सदन में जो आपके साथ खड़े हो सकते थे वो बीजेपी के लोग सब सदन से बाहर हैं, वो कैबिनेट में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक जो दांव चला है उसको ओम बिरला और जगदीप धनखड़ अब मूर्त रूप दे रहे हैं। क्यों? एक और चीज देखिए, डॉक्टर सुधांशु जी ने भी कहा, प्रदीप भाई ने कहा और अनिल भाई साहब ने कहा, असली चीज ये है कि बोल कौन रहा है इनके साथ। जब इन पर मार पड़ रही है, इन पर जूते पड़ रहे हैं, तो बोल कौन रहा है? बीजेपी में कोई नहीं बोल रहा है, अब खुद ही करना है। तो किसका सहारा ले रहे हैं? ये सहारा ले रहे हैं उन संसदीय पदों का जिन पर अभी तक हम और आप चर्चा नहीं करते थे। संसद में सबने कवर किए, संसद हमने नजदीक से देखा है कितना सरल और कितने सम्माननीय शब्दों के साथ स्पीकर बात करते थे। उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से, ठीक है वेंकैया नायडू जब आए थे तो उनको हिंदी नहीं आती और सिवाय तुकबंदी करने के और उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने नहीं शुरुआत की। लेकिन ये श्रीमान, इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि जैसे ये जो है मोदी के एक तरह से गार्ड बन के बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो अमित शाह नहीं करते हैं। ये जो परंपरा शुरू हुई है, इसके लिए एक बात समझ लीजिए, मैं फिर कहता हूं, चेहरा है ओम बिरला और जगदीप धनखड़, एक मोहरा है। चेहरा और मोहरा जो दिख रहे हैं कि उनकी सदन में
मान्यता है। इसका असली रिमोट जो है नरेंद्र मोदी के पास है। और जो सुधांशु जी ने कहा, मैं उसको इंडोर्स करता हूं कि अब ये इस तरह की चीज लाना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन वक्फ बोर्ड पर वाले बिल पर बात होगी उस दिन इनके साथ वो नहीं खड़े होंगे, ना नीतीश खड़े होंगे, ना नायडू खड़े होंगे, और भी दल नहीं आएंगे। उस दिन ये मुंह के बल गिरे उससे पहले ये इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं कि खुद को बेचारा बता के, अन्यथा उपराष्ट्रपति देश का इस तरह की बातें कहे तो कहां से प्रेरणा मिल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जिन्होंने इन सबको नियुक्त किया है, जिनके आगे ये सब दंडवत हैं, पदों की गरिमा किसी ने नहीं रखी है। लोकसभा में हमने और आपने अध्यक्ष को झुकते हुए देखा है, राहुल ने ये बात भी उठाई थी, और यही ये कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये तैयारी उसी की है कि देश को डिस्टेबलाइज ये कर रहे हैं और नाम जो है विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता इनका साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल देख रहा है देश, पूरी हर चीज है, एक एक चीज को बहुत पैनी निकाल। प्रदीप सर, बहुत छोटी छोटी, मेरे पास 3-4 मिनट है, एक मिनट की टिप्पणी हो जाएंगी, तो मैं इसको सुधांशु जी पे ले जाके समाप्त करूंगा, प्लीज। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं मान रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को लाके और ये मिड टर्म चुनाव की तैयारी है। मेरा जो परसेप्शन है, मोदी जी की अभी हिम्मत नहीं है मिड टर्म चुनाव में जाने की, जो यूपी में हालत है। जो मिड टर्म उसमें कहीं छुपा है कि एक इस तरीके के हम चीजें क्रिएट करेंगे जो फर्दर हमको जब भी ऐसे हालात नहीं, आप कह सकते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसको लेके होगा, हरियाणा का, महाराष्ट्र का। ये केवल वक्फ बोर्ड को हिंदू मुस्लिम का जो लाइन है वो लाइन लगातार चलाए रखने के लिए लाए थे। 370 सीए उसी के लाइन में इसको लाए थे। और उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है संजीव जी कि बांग्लादेश में जो हुआ है उसको भी उसी लाइन में, मेरा मानना है कि लिए मैं गलत हो सकता हूँ, वो जिस तरह हिंदुओं की बात कर रहे हैं बांग्लादेश में, उतना खतरा हिंदुओं को वहां नहीं दिखाई दे रहा है जितना खतरा यहाँ सरकार और हम लोग बैठ के देखने लगे हैं। वहां से नीचे आए कि मोदी मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है वही चीजों को, उसमें निश्चित नहीं। तौर पे और कहीं सरकार ने आज जब एक बयान मैंने देखा तो मेरा दिमाग चटका कि एक समिति बनाई है बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए। आप क्या करोगे यहाँ से भाई? समिति क्या करेगी यहाँ से? केवल आप उस हिंदू को भी, बांग्लादेश के हिंदू को भी, पाकिस्तान के हिंदुओं को भी, अमेरिका में बैठे हिंदुओं को लेके भी आप एक परसेप्शन अपना जो अपना लाइन है उसको आप नैरेटिव बना रखना चाहते हो, जबकि आप मात खा चुके हो। इस नैरेटिव पे आप मात खा चुके हो। इसलिए ये अभी भी जो कर रहे हैं इनके समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं मानता कि लोग ये केवल मैं आपके यहाँ भी कहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये पॉलिटिक्स में है और सत्ता में आ गए, ये जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी रहती तो 10 साल में अपना कार्डर, अपना सेकंड कैटेगरी नेता जो है वो खो नहीं देती। उनके जगह ब्यूरोक्रेट तो इनको नहीं भर लेती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल सर। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आपकी और फिर मैं सुधांशु जी से खत्म। नहीं, मुझको लग रहा है, देखिए एक और चिंता जो मुझको लगती है, वो भय भी है, इसको व्यक्त करना चाहता हूं मैं। वो ये है क्या कि ये क्या और मतलब ज्यादा तानाशाही की ओर बढ़ना चाहते हैं क्या? एक अघोषित आपातकाल तो आपने 10 साल में देखा है, क्या उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? और इसमें इनको ये चेयर की मदद ये लेना चाहते हैं। ये विपक्ष को कहना कि वो जो है डिस्टेबलाइज कर रहा है कंट्री को और अस्थिरता पैदा कर रहा है, ये सब संकेत उसी तरह है जो कि आपको ये इसका आधार देते हैं कि आप ज्यादा तानाशाही और आपातकाल की स्थिति बनाए। मतलब अब घोषित करेंगे नहीं करेंगे मुझको मालूम नहीं, और इसके लिए नए कानून लाए, नया कुछ करें। मतलब उनका अभी तक उनको ये नहीं लगा है क्या कि एक डेमोक्रेटिक ढंग से कंट्री को चलाना चाहिए या चला सकते हैं। ये विश्वास जो सबक उनको या लेना चाहिए था अभी के चुनाव के बाद, वो मुझको लगता है कि नहीं ले पाए हैं। उनको लग रहा है कि इसी तरह से करना है, हमको लोगों को विभाजित करना है, लोगों को दबाना है, तो ये चलेगा, मतलब मुझको डाउट। बिल्कुल सर सुधांशु, एक लाइन की कोई टिप्पणी आपकी? बिल्कुल अंत में आपने काफी चीजें बहुत अच्छे से व्यक्त की, एक लाइन में कोई आप करें। मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत सतर्क तरीके से इस पूरे व्यवस्था जो अभी चल रहा है उसको एनालाइज करना चाहिए और एक स्टेप तो लेना पड़ेगा ताकि देश को ये मैसेज दे पाए कि भाई, और कम से कम जो बयान उनके दिए गए
उन बयानों की एक लिखित निंदा प्रस्ताव जो है, भले ही वो राज्यसभा में जाता है, वहां डिस्कशन होता है नहीं होता, लेकिन देश को कैटेगरिकली ये बताए जाने की जरूरत है कि भाई ये जो ये इस तरह की, क्योंकि इसका अगर नहीं लेकर जाएंगे तो इनका जो नैरेटिव चलाने का जो खेल है वो चलता रहेगा। इसको इमीडिएटली काउंटर करने की जरूरत है विपक्ष के द्वारा, अन्यथा बहुत गंदा मैसेज जाएगा। और जिस तरह के आरोप विपक्ष के ऊपर लगे हैं, विपक्ष को पाक साफ करना पड़ेगा सारी चीजें स्पष्ट करके कि भाई ये क्यों और क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे का खेल क्या है। ये बहुत जरूरी समय अभी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष बहुत सतर्क है सुधांशु सर, और बहुत क्लेवरली अपने हर कार्ड को वो खेल रहा है और बहुत सजगता सतर्कता के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। एक शानदार, एक अच्छी चर्चा के लिए सुधांशु जी आपका, अरुण सर आपका, और हमारे साथ जुड़ते प्रदीप जी और उसके पहले अनिल सिन्हा साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा। हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।